हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट अकेडमी सोमवार में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर हम लोग 13 देखेंगे, न्यूक्लियाई। यहाँ पर सबसे पहला डायग्राम बच्चे हम लोगों ने बनाया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। अब बच्चों होता क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल चार्ज होता है, पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। तो हमें यहाँ पर पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपल करते हैं। तो सबसे पहले बात को अगर मैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनीशन क्या है बच्चों, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो प्रोटॉन्स के बीच में बच्चों लग रहा है, जो कैसे लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और इन दो प्रोटॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, जो कैसा है, जो रिपल्सिव है, क्योंकि वो कहता है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। पर बच्चों अगर मैं यहां पर देखो, अगर ध्यान से देख पाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के स्मॉलर देन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉलर देन 10⁻36 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना स्मॉलर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक है, तो हम हमें पता चला कि अगर दो प्रोटॉन है तो उनके बीच में बच्चों अगर लगेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। पर अगर मैं, तो आखिर न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन्स को ऐसा कौन सा फोर्स है जो उस प्रोटॉन्स को बांध करके रख रहा है, तो उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध करके रखता है, उसी को हम करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो 100 टाइम्स ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी, पर ये शॉर्ट रेंज के लिए लगता है बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है, कि अगर दो प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, दो प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है 0.8 फर्मी है, 0.8 फर्मी, तो ये हाईएस्ट होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मान निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अगर आप धीरे धीरे प्रोटॉन्स को और पास लाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स चेंज हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स में, क्योंकि अगर जैसे ही हम आर नॉट से कम डिस्टेंस करते हैं, इस डिस्टेंस से और पास लेके आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और इनके बीच में यही न्यूक्लियर फोर्स कैसा वर्क करने लगेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स का वर्क करने लगेगा। अच्छा, और जैसे ही आप 0.8 पॉइंट फर्मी से ज्यादा दूर लेके जाएंगे, तो अट्रैक्ट 0.8 फर्मी पे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा, पर अगर आप उससे दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जो कि जितना दूर आप लेते जाएंगे उतना ही वो कम होता चला जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि आर की 1/r², पर ये हाइयर डिग्री पावर में बहुत जल्दी जल्दी कम होता चला जाएगा। अगर आप प्रोटॉन्स को बहुत ज्यादा दूर लेके चले जाएंगे बच्चों, तो जो ये फोर्स होगा, नो न्यूक्लियर फोर्स, 4 फर्मी या 4 फर्मी से ग्रेटर देन पर कोई भी फोर्स इस पर नहीं लगेगा। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर आते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के हम लोग ग्राफ पर आते हैं बच्चों। असल में कोई भी न्यूक्लियस जो है बच्चों अगर स्टेबल नहीं है, तो वो क्या होगा कि दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक अलग न्यूक्लियस बना सकता है, या अपने में ही डिवाइड होकर एक दो नए न्यूक्लियस बना सकता है बच्चों। ठीक, या दो नए एटम बना सकता है। तो उसी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी एटम के पास वो एनर्जी अगर उसे दे दी जाए, तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियस से अलग कर सकते हैं, या आप इसको अलग तरह से भी कह सकते हैं, वो आवश्यक एनर्जी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम उसे वो प्रोवाइड कर दे, तो ये दोनों क्या होंगे, न्यूक्लियस छोड़ के निकल जाएंगे और उतनी डिस्टेंस पे चल जाएंगे, दोबारा अट्रैक्ट ना हो। ठीक बच्चों, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताती है, कि वो न्यूक्लियस आपका कितना स्टेबल है। अब जनरली मैंने यहाँ पर कुछ इस डायग्राम को समझाने के लिए एक चीज, मैंने आयरन का एग्जांपल लिया बच्चों। यहाँ पर आयरन में आप देख पा रहे हैं 26 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, और ये इसका मास नंबर है। अगर मास नंबर को आप प्रोटॉन से माइनस कर दें, तो आपके क्या क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो 1 प्रोटॉन का ये मास है,
और 1 न्यूट्रॉन का ये मास है, 1 प्रोटॉन का मैंने मास ले लिया, 1 न्यूट्रॉन का मास ले लिया। तो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने 26 और न्यूट्रॉन कितने बच्चों 30, 56 माइनस 26 30। तो मैंने दो 26 और 30 का मल्टीप्लाई क्या करके क्या कर दिया बच्चों, इन लोगों को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इनको एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड किया, 26 प्रोटॉन और 26 न्यूट्रॉन को। और तब मैंने वेट मशीन पे इनका वजन लिया बच्चों, तब मैंने इसका वजन देखा 55.93 है। तो मतलब ये बच्चों मास डिफेक्ट हुआ क्या, मतलब मास की कमी हुई ना, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि constituent proton and neutron, weight of constituent proton and neutron is greater than the weight of nucleus या mass of nucleus, sorry mass of nucleus, this is called a mass defect। तो यही मास डिफेक्ट है बच्चों। अगर इनका डिफरेंस कर दिया जाए तो जो आएगा, यहाँ पे मैंने इनका डिफरेंस कर दिया है, तो जो आया है वही क्या है, मास डिफेक्ट है। और जनरली आइंस्टीन कहते क्या है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी थ्योरम ये कहता है बच्चों कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट में है उतनी एनर्जी प्रोडक्ट में होगी, जितनी एनर्जी रिएक्शन से पहले है उतनी मास एनर्जी रिएक्शन के बाद भी होगी। अगर इसमें मास का डिफेक्ट आया तो कहीं ना कहीं वो मास किसमें चेंज हो गया है, एनर्जी में। मास किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में। तो मास, तो बच्चों जो डिफेक्ट आया था उसको मैंने, ये एएमयू में था 931.5 से इंटू करके किसमें चेंज कर दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब इतनी एनर्जी यदि मैं आयरन को प्रोवाइड कर दूं तो आयरन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, न्यूक्लियस उसका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दी डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है बच्चों। अगर मैं यहां पर मैंने इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो रखी और इसका मास नंबर यहां देख सकते बच्चों, मास नंबर क्या है 56 आयरन का, वो मैंने रखा, दोनों को डिवाइड किया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी का 8.79। और मैं आपको बता दूं बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल में आयरन ही ऐसा आइटम है जिसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, तभी आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट पे रखा हुआ है बच्चों, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बच्चों अगर बाकी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आयरन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आयरन सबसे स्टेबल है, तो बाकी एलिमेंट भी कोशिश करें किसी तरह आयरन की स्टेबिलिटी को पाले। तो ये कहीं ना कहीं ये एटम भी स्टेबल नहीं है, तो जो हल्के एटम है बच्चों वो क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ के भारी एटम बनने की कोशिश करेंगे आयरन तक जाने की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन। और जो भारी एटम है वो भी स्टेबल नहीं है, तो वे टूट कर दो हल्के एटम में टूटेंगे ताकि वो आयरन की स्टेबिलिटी को पा सके, मगर कम से कम इसकी स्टेबिलिटी के नजदीक वो आ सके। तो यही है बच्चों, अगर ऐड होने को फ्यूजन कहते हैं और टूटने को बच्चों फिजन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।